वो 10 मिनट का वीडियो रह गया था, उसके अंदर एक दो चीज बाकी रह गई थी, तो हम अगला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसको पूरा कर दे रहे हैं। तो यहाँ तक I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अगर इसका प्रूफ आप देखेंगे, प्रूफ, इसका प्रूफ ये कहता है कि वी हैव रीड दैट कि लेट वी नो दैट, अब तो सीधे लिखो वी नो दैट dj upon dt is equal to tau if tau external is equal to 0। इसका मतलब dj upon dt is equal to 0। इट और किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन किसी फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में 0 अगर है तो उसका मतलब वो वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट हो गया, बात खत्म हो गई। ये इसका प्रूफ है। तो बिना समय को गंवाए हुए अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला आसान सा चैप्टर, जिसे आप नाम देते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये आपका कक्षा 9 में पढ़ा गया चैप्टर है, लेकिन वहां पर कुछ ही बातें आपको बताई गई थी, बाकी इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ आपसे नहीं बताया गया था। तो जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 12। तो इसको वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट कर लेंगे, आपने नोट कर ही लिया होगा पिछले। इफ टाउ एक्सटर्नल, कोई फर्क नहीं पड़ता, इफ टाउ एक्सटर्नल इज 0 इट इम्प्लाइड दैट dj अपॉन dt इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अब ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। जितना वीडियो में है बस आप उसे नोट कर लें और उसी के ऊपर से क्वेश्चन बन जाएंगे और वहां से आप आराम से मार्क्स पा जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है आपको कुछ और पढ़ने लिखने की, सिर्फ यही देख लीजिए। फिर 6 मंथली के बाद हम देखेंगे कि कैसा परफॉर्मेंस है आप लोगों का, तो उसके बाद फिर हम और भी वीडियोस आपको बना बना कर देते रहेंगे। आप उसके लिए वरी मत करिए। लेकिन अभी फिलहाल अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का अगला चैप्टर, जो कि ग्रेविटेशन पर बेस करता है। ग्रेविटेशन आपकी न्यूटन के भरोसे पे हम नहीं पढ़ाएंगे ना, न्यूटन के हिसाब से पढ़ाएंगे। जो मुझे लगता है कि चैप्टर ऐसे स्टार्ट होना चाहिए। तो फिलहाल चैप्टर की एक फॉर्मल डेफिनेशन, फॉर्मल हेडिंग जो है ग्रेविटेशन, प्लैनेट एंड सैटेलाइट। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 12, जिसे आप कहते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन, प्लैनेट एंड सैटेलाइट। उठा लेता हूं हाथ में 3 कलम। प्लैनेट एंड सैटेलाइट, दीज आर दी वेरी सिंपल चैप्टर्स। सैटेलाइट, ठीक। इसमें जो हम सबसे पहले पढ़ते हैं वो ये कि देखो मैटर की 2 इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ये चैप्टर हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप 11th के बाद 12th के पहले ही चैप्टर में आप इसकी कॉन्सिक्वेंसेस देख लेंगे कि इसको पढ़ने से हमें क्या क्या फायदे हुए थे। तो इसमें मैटर की 2 इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होता है मास और एक होता है चार्ज। हमें यहाँ चार्ज को नहीं कंसीडर करना, चार्ज के लिए पूरा 12th क्लास है और मास के लिए 11th क्लास। चार्ज है इस बात का सबूत आपको ग्रेविटेशनल इफेक्ट से लगता है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट। और चार्ज क्या है? चार्ज है इस बात का सबूत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जैसे आप शॉक फील करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक। These are the 2 intrinsic properties of the matter. So mass is the intrinsic property of the matter due to which mass is the intrinsic property of the matter due to which it attracts अदर मैटर। जब हम चार्ज पढ़ेंगे तब चार्ज के बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल तो इतना ही। अब ये मास का कॉन्सेप्ट सर आइजैक न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया। इस मास के बिहाफ पर उन्होंने अपना एक लॉ बनाया
वो लॉ हम यहाँ पर पढ़ेंगे और सबसे पहले हम वो लॉ ही पढ़ेंगे, आपकी किताब के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे हम। आपको आप सिंपल उसमें ले जाना चाहते हैं तो चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन, प्लैनेट एंड सैटेलाइट। इसमें आपको पहली चीज मैंने ये बताई, नाउ इट इज टाइम टू रीड व्हाट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इपिक महाकाव्य ग्रंथ जो उन्होंने लिखा है अपना, प्रिंसिपिया मैथमेटिका फिलोसफिया द नेचुरलिस, ये लैटिन में उनकी बुक का नाम है। एक्सप्लेनेशन टू द नेचुरल फिलोसफी बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, इसमें उन्होंने ये लॉ का भी जिक्र किया है। ये टाको ब्रायो के मैथमेटिकल कैलकुलेशन के का कॉन्सिक्वेंस था, कंक्लूजन था, और कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से भी निकाला था। लेकिन इसे पहले पढ़ लेने से हमें बहुत सारी बातें और भी समझ में आ जाएंगी, उसे नहीं पढ़ना चाहिए। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो बेटा, इस फोर्स के साथ एक ही खासियत होती है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये जब भी लगता है तो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू masses is directly proportional to the product of their masses, and inversely proportional to the square of the distance between them, square of the distance between them। ये सर आइजैक न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट है, डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक, आइए इसको एक डायग्राम से समझते हैं। वी विल अंडरस्टैंड बाय इट बाय कंसीडरिंग अ डायग्राम। ये एक मास है m1, इससे तो अब आपकी पहचान हो ही गई होगी m2। बस इसमें हम एक चालाकी ये करेंगे कि हम इसको कहीं रखेंगे नहीं, इसको हवा में ही टांगे रहेंगे और ये कहेंगे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, r है। तो सर आइजैक न्यूटन कहते हैं कि ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा मास m1 ड्यू टू 2, उसी तरीके से ये भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F1 F2 ड्यू टू 1। ठीक है, तो पहले हम इसका स्केलर वर्जन समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, न्यूटन्स लॉ के हिसाब से ये जो फोर्स लग रहा है इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। ये बहुत बात सीधी और साफ सी बात है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। बेटा फिजिक्स ये कहती है कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करे तो सारी प्रोपोर्शनलिटी को एक साथ क्लब कर दो। तो जैसे ही तुम इसे क्लब करोगे तुम यहां पर आ जाओगे m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये टाइम आ गया इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने का, तो हम यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे g टाइम्स m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर g क्या है, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है ये, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये g हो गया। g क्या है बेटा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब f की वैल्यू g टाइम्स m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर g की वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 6.67
इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। तो सर आइजैक न्यूटन का लॉ फुल फॉर्म में यूं लिखा था, ये स्केलर वर्तन है। ये सर आइजैक न्यूटन का लॉ है, किस फॉर्म में है, ये स्केलर फॉर्म में है। ठीक, अगर आप इसका वेक्टर वर्णन लिखना चाहेंगे तो वेक्टर वर्णन ऐसे लिख सकते हैं, F12 माइनस G टाइम्स M1 M2 अपॉन R। बेटा F12 की जो डायरेक्शन है वो 1 से 2 की तरफ है, 1 से 2 की तरफ है, तो हम यहां पर एक यूनिट वेक्टर लेंगे R12। ठीक, ये क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई M1 ड्यू टू M2। अब F21 अगर लिखा जाए तो माइनस G टाइम्स M1 M2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R21। ये दो फोर्सेस, देखिए फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, और ये हो गया इसका वेक्टर वर्णन। ये है स्केलर वर्णन और ये है वेक्टर वर्णन। ये क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। ठीक, ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। दो बात हो गई, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, अट्रैक्टिव इन नेचर होते हैं, और सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, दैट इज दे आर ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग अ लाइन। दीज आर दी सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो चलिए मैं लिख भी देता हूं, तो वीडियो को पॉज करके पहले आप इस लॉ को नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूं ये लॉ आपके समझ में आया होगा। आसान सा लॉ है ना, कि किन्हीं दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके मासेस के प्रोडक्ट स्क्वायर, उनके मासेस के प्रोडक्ट के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अब अगर हम यहां पर एक हेडिंग डाल दें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, तो नंबर वन क्या है, दे आर इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ, दे आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कॉन्सिक्वेंस न लिखकर कंजर्वेटिव फोर्सेस लिख दीजिए। इसकी दूसरी वो क्या है कि दे आर सेंट्रल फोर्सेस, दे आर सेंट्रल फोर्सेस। ये सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, दैट इज दे डायरेक्टेड along the line joining two masses। ठीक, नंबर तीन, दे फॉर्म एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, दे फॉर्म एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। अब ये न्यूटन के लॉ को ओवर कर रहे हैं। चौथा पॉइंट है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू मासेस, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू मासेस is independent of other masses present in the system, other masses present in the system। ठीक, they are conservative forces
they are central forces. They form action and reaction. They form action and reaction pair. Action and reaction pair करेक्ट किया तो लाल से लिख दिया. The force of gravitation between two masses is independent of other masses present in the system. ठीक. अब अगर आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहें तो वो भी अच्छा आसानी से डिफाइन हो जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है. और पांचवा इसमें एक पॉइंट हमारी तरफ से लिख लीजिए कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू masses is independent of medium. अब दोनों के बीच में हवा हो तब भी सेम फोर्स, दोनों के बीच में पानी हो तब भी सेम फोर्स, दोनों के बीच में धुआं हो तब भी सेम फोर्स. मीडियम के बदल देने से दो पॉइंट मासेस या दो मासेस के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कभी नहीं बदलता है. याद रखेंगे इस बात को. द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू मासेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम. दो बॉल अगर किसी एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रखी हैं हवा में, वही बॉल उसी फाइनाइट डिस्टेंस पर आप पानी में लेकर चले जाओ और उम्मीद करो कि फोर्स घट या बढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. इसीलिए ये एक लौता लॉ है जिसे कहा जाता है यूनिवर्सल लॉ. ये सन पर भी इफेक्टिव है, मून पर भी इफेक्टिव है. जहां चाहे मर्जी वहां नाप लो, वैल्यू सेम आएगी क्योंकि जी की वैल्यू नहीं बदलती. कैपिटल जी टॉरशनल स्प्रिंग बैलेंस नाम के एक एक्सपेरिमेंट से मेजर किया गया था. ये वैल्यू मैंने आपको इसके पहले वाले बोर्ड पर लिखकर दिखाई थी. ये वैल्यू ऐसे हवा में नहीं है, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बाकायदा वो किया गया था. तो वीडियो को पास करके ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस लिख लीजिए. कभी कभी डायमेंशन ऑफ जी इंपॉर्टेंट हो जाती है तो आप डायमेंशन निकाल लेंगे. ठीक. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बाद उम्मीद करता हूं इधर के चैप्टर्स आपको स्टार्टिंग के चैप्टर से ज्यादा आसान लग रहे होंगे, है ना. प्रैक्टिस कर लीजिएगा. काफी प्रॉपर टाइम है और मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स आपके लिए कर दी हैं. ग्रेविटी. अब ये है हमारा अगला टॉपिक. ग्रेविटी क्या है बेटा? ग्रेविटी, द फोर्स बाय which earth attracted everybody. The force by which earth attracted everybody towards its center. Towards its center is called gravity और फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ये बेटा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ही है, लेकिन अगर दो बॉडी में एक बॉडी मास एक बॉडी अर्थ हो गई तो फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा. ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह हम उसका नाम क्या रख देंगे? फोर्स ऑफ ग्रेविटी. Gravity is the force by which earth attracted everybody toward its center is called gravity or force of gravity. अब the acceleration acquired by a freely falling body, towards the center of earth. Center of earth is known as acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. बच्चों अब हम g के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे. g के लिए हम एक
एक्सप्रेशन निकालेंगे। देखो बड़ा आसान सा डायग्राम है, ये देखो यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा जिसका मास m है, ठीक, और ये अर्थ का सेंटर है। आपने सपोज किया कि अर्थ के सेंटर पर ही उसका सारा मास कंसंट्रेटेड है। क्योंकि सरफेस पे रखी हुई है तो ये रेडियस होगी, ठीक। बेटा एक बात बताओ, इस ME और M के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? दूसरी चीज, अब इसको एक ग्रेविटी फोर्स भी लग रहा है यानी वेट, ये W लगेगा और ये Fg, ठीक। W यानी वेट और Fg यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो Fg ये क्या हुआ? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन बिटवीन M एंड ME यानी बॉडी एंड अर्थ। अर्थ का मास हमने ME माना है, बॉडी का मास हमने M माना है। तो फार्मूले के हिसाब से G टाइम्स MEM अपॉन RE स्क्वायर हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा बेटा, वेट का फार्मूला 9th में ही आपने पढ़ा था। W को हम वेट कहते हैं और किसी बॉडी का जो वेट होता है वो M इंटू G होता है, जहां पर G क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। G क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब आप इक्विलिब्रियम में देख सकते हैं Fg की वैल्यू W के बराबर है, तो आप लिखेंगे Fg इज इक्वल टू W, बस यहां पर लिखिए MEM अपॉन RE स्क्वायर इज इक्वल टू M इंटू G। M से M काट लीजिए, आपको G का एक फार्मूला मिलेगा, G ME अपॉन R स्क्वायर। अब ये अर्थ का ग्रेविटी है, अर्थ का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन एट सी लेवल, जहां पर हम G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 रखते हैं। मास ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 की पावर 24 रखते हैं, और रेडियस ऑफ अर्थ यानी मीन रेडियस जो हम रखते हैं वो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 रखते हैं। तो अगर ये तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो सी लेवल पर उसकी वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करती है, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट विल बी द टॉपिक ऑफ नेक्स्ट वीडियो। ओके, कीप वॉचिंग, थैंक यू।